छात्रों, गुड मॉर्निंग। रंजीत पूनिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, SBRM गवर्नमेंट कॉलेज नागौर हियर। छात्रों, अभी अपन पिछले वीडियोस में गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और मुस्लिम साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। छात्रों, गुलाम वंश में 10 शासकों ने शासन किया। इस दौरान 84 वर्षों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के वंशजों ने शासन किया और 84 साल तक शासन किया। ये शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो 1210 से 1211 तक उसने शासन किया। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। उसने 1211 से 1236 तक शासन किया और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश के पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, जिसने 1236 में 6 माह तक शासन किया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पश्चात इल्तुतमिश की पुत्री रजिया गद्दी पर बैठी, जिसने 1236 से 40 तक शासन किया, जिसके बारे में हम विस्तार से पहले डिस्कस कर चुके हैं। इल्तुतमिश स्वयं भी चाहता था कि उसकी पुत्री रजिया शासक बने। रजिया के पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा, जिसने 1240 से 42 तक शासन किया। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 12 से 42 से 46 तक शासन करता रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह के पश्चात नासिरुद्दीन महमूद ने गद्दी संभाली और 1246 से 66 तक इसने शासन किया। लेकिन ये काल बलबन के प्रधानमंत्रित्व काल माना जाता है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के समय गद्दी पर तो नासिरुद्दीन बैठता था, लेकिन वास्तविक शासक बलबन ही था। व्यावहारिक रूप से बलबन ने ही शासन चलाया था। बलबन के पश्चात उसका पुत्र कैकुबाद और क्यूमर्स गद्दी पर बैठे। कैकुबाद वो गद्दी से हटा के जलालुद्दीन खलजी ने, जिसने कि खलजी वंश की स्थापना की थी, कैकुबाद को गद्दी से हटा के कैद कर लिया और 6 माह के एक शिशु क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया और उसका संरक्षक बन के कुछ दिन तक वो शासन चलाता रहा। उसके बाद उसने कैकुबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या कर दी और 1290 में खलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। इस दौरान 5 शासक गद्दी पर बैठे, जिनमें प्रमुख थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो छात्रों, आज हम खलजी साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। खलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने 1290 में की और 1296 तक उसने शासन किया। उसके पश्चात उसकी हत्या करके उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खलजी गद्दी पर बैठा, जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया और उसने दक्षिण भारत को भी जीत लिया। वह प्रथम सुल्तान था जो विंध्याचल की पहाड़ियों से आगे बढ़कर दक्षिण में पहुंचा और दक्षिण को उसने जीत लिया। तो छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे महान शासक माना जाता है, जिसने दक्षिण तक अपने साम्राज्य को फैलाया और कई नवाचार किए, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पढ़ेंगे, जिसने खिलजी साम्राज्य की या खिलजी वंश की स्थापना की, जो कि 1290 से 1320 तक चला और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुद 1290 से 96 तक शासन किया। सबसे पहले छात्रों हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे।
तो छात्रों, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी कबीले का तुर्क था। खिलजी तुर्किस्तान के आदि निवासी थे। यहाँ से वे अफ़गानिस्तान की हेलमंद नदी घाटी और लमगान के प्रदेश, जिसे गर्मशीर या उष्ण प्रदेश कहते हैं, में आ गए और यहाँ बस गए और यहाँ 200 वर्ष तक वे रहे। यहाँ रहते हुए इन्होंने अफ़गानों के रीति रिवाज व तौर तरीके अपना लिए। इसलिए भारत के जो तुर्की अमीर थे या जो पहले तुर्क आए थे, जिनको इल्बरी तुर्क कहते हैं, वो इनको भ्रमवश अफ़गान मानने लगे। इसके पश्चात ये लोग भारत आ गए और दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ नौकरी कर ली। फिरोज़ खिलजी को यहाँ पर सरे जानदार नियुक्त किया गया। सरे जानदार वो अधिकारी होता था जो सुल्तान के लिए पोशाकों की व्यवस्था करता था, प्रधान पोशाक अधिकारी होता था। बाद में जलालुद्दीन खिलजी को समाना का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसने यहाँ पर मंगोलों का बड़ी बहादुरी से सामना किया और उन्हें मार भगाया। इससे प्रभावित होकर बाद में इसको कैकुबाद ने सेना मंत्री नियुक्त कर दिया। इससे फिरोज़ दिल्ली में सबसे शक्तिशाली और अनुभवी तुर्क अमीर बन गया, क्योंकि वो सेना का अध्यक्ष बना दिया गया था, सेना अधिकारी बना दिया गया था। अब हम देखते हैं उसका राज्यारोहण। जब जलालुद्दीन फिरोज़ सेना मंत्री बना तो तुर्क अमीर, विशेषकर इल्बरी तुर्क, तिलमिला गए। वे दरबार में तुर्कों का एकाधिपत्य पुनः स्थापित करना चाहते थे। तुर्की दल के नेता मलिक एतमार और मलिक सुरखा थे। दोनों दलों में सत्ता संघर्ष छिड़ गया, जिसमें फिरोज़ खिलजी की विजय हुई। कच्छन का वध कर दिया गया और उसके समर्थकों को पूर्णतया दमन कर दिया गया और मलिक फिरोज़ शिशु सुल्तान क्यूमर्स का संरक्षक बन गया। उसका दूसरा कदम कैकुबाद और शिशु सुल्तान क्यूमर्स का वध कर राजशक्ति हस्तगत करना था। इसके उपरांत जून 1290 में फिरोज़ कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलो खरी के महल में सिंहासन पर बैठा और सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी की उपाधि धारण की। गद्दी पर बैठने के पश्चात, जैसा कि अक्सर होता है, सुल्तानों के समक्ष अनेक समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती है। उन कठिनाइयों का निराकरण किए बिना वह आसानी से राज्य नहीं कर पाते हैं। तो फिरोज़ को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे वह सामाजिक रूप से अप्रिय हो गया था। यद्यपि जलालुद्दीन अनुभवी तथा सफल नायक था और उसने इस दृष्टि से यश भी प्राप्त किया था। कैकुबाद के शासनकाल में उसने सफलतापूर्वक राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की मंगोलों से रक्षा की थी। फिर भी दिल्ली की जनता व अमीर उससे अप्रसन्न थे। उसके तुर्कों में अप्रियता के कारण थे। पहला कारण था तुर्की अमीर भ्रमवश खिलजियों को गैर तुर्क मानते थे, क्योंकि ये लोग तुर्किस्तान से आके अफ़गानिस्तान में बस गए थे और 200 साल ये अफ़गानिस्तान में रहे और अफ़गानिस्तान में रहते हुए इन्होंने अफ़गानों के कई रीति रिवाज और तौर तरीके अपना लिए थे। इसलिए इल्बरी तुर्क उन्हें अपने समान राजसत्ता का अधिकारी नहीं मानते थे। दूसरा कारण है, लगभग 84 वर्ष तक इल्बरी तुर्क राजसत्ता भोग चुके थे। इसलिए वह यह अनुचित मानते थे कि दिल्ली का मुकुट ऐसा व्यक्ति धारण करे जो उनकी नस्ल का न हो। इसलिए भी वो जलालुद्दीन खिलजी से नाराज़ थे। तीसरा कारण था या कठिनाई थी, जलालुद्दीन फिरोज़ अत्यंत बूढ़ा हो चुका था। उसका साम्राज्य पर पकड़ शिथिल हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त वह अत्यधिक उदार और कोमल हृदय का व्यक्ति था, जो कि अपने विरोधियों को माफ़ कर देता था, उन्हें माफ़ी दे देती थी, जिसका खामियाजा
आगे चलकर उसको भुगतना पड़ता था और वही व्यक्ति पुनः उसके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। चौथा कठिनाई थी, फिरोज स्वयं नहीं सही, लेकिन उसके अनुयायी विशेषकर खलजी युवक अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे। वे शीघ्र से शीघ्र सत्ता को हस्तगत करना चाहते थे और सत्ता का उपभोग करना चाहते थे और अपने हितों की पूर्ति करना चाहते थे। इसलिए ये लोग फिरोज़ को संदेह की दृष्टि से देखते थे और शीघ्र से शीघ्र वो फिरोज़ खिलजी को गद्दी से उतार कर किसी युवा व्यक्ति को शासक बनाना चाहते थे। और उनका जो उस समय नेता था वो था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। पांचवा कारण है, फिरोज़ तुगलक ने कैकुबाद व क्यूमर्स की हत्या कर सुल्तान का पद हस्तगत किया था, इसलिए तुर्की अमीर व जनता उससे घृणा करती थी। तो उसको तुर्की अमीरों और जनता के बीच में अपने लिए एक श्रद्धा और अच्छा स्थान बनाना था। ये उसके समक्ष कठिनाइयाँ थी और यही कारण था कि लगभग 1 वर्ष तक उसने पुराने नगर को अपना निवास स्थान नहीं बनाया और किलोखरी में रहा। अंत में जब दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने उसे आमंत्रित किया तो वह दिल्ली आया और बलबन के लाल महल के समक्ष घोड़े से उतर गया और बलबन के सिंहासन के समक्ष आके खड़ा हो गया और रो पड़ा और कई देर तक वह हाथ बांधे हुए उस सिंहासन के सामने खड़ा रहा और सिंहासन पर नहीं बैठा और बोला कि मैं एक साधारण सामंत की हैसियत से अनेक बार इनके सामने खड़ा रहता था, इसलिए मेरी आत्मा नहीं मान रही है कि मैं इस सिंहासन पर बैठूं और मुझे बहुत ही इस बात का दुख है कि बलबन के उत्तराधिकारी नहीं रहे और बलबन के उत्तराधिकारियों के लिए या उनके साथ में ऐसा व्यवहार हुआ और उनको मार दिया गया और मैं शासक बन गया हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत ही, इन घटनाओं का बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये बातें उसने इसलिए कही थी ताकि दिल्ली की जनता और तुर्क अमीरों में वह अलोकप्रिय हो गया था कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या के पश्चात। तो उसने ये बातें उन लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए कही थी और इसके पश्चात वह गद्दी पर बैठा और राज करने लगा। अब हम देखेंगे जलालुद्दीन के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं और उसकी उपलब्धियां। पहली उपलब्धि थी उसकी मलिक छज्जू का विद्रोह 1291 में। मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार एवं बलबन का भतीजा था। 1291 में उसने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया और सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान के पुत्र झंडा बुलंद किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान के पुत्र अरकली खान ने बदायूं के निकट पराजित कर उसे बंदी बना लिया और सुल्तान के समक्ष पेश किया गया। ऐसे कुलीन बंदी को बेड़ियों में देखकर सुल्तान रो पड़ा और छज्जू और उसके अनुयायियों को मुक्त करने की आज्ञा दी और तदुपरांत मदिरा द्वारा उनका मनोरंजन किया। मलिक छज्जू को अरकली खां को सौंप दिया गया जो मुल्तान का सूबेदार था और कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी गई। दूसरी कठिनाई थी ठग और डाकू। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में दिल्ली में ठगों और डाकुओं का बहुत ही आतंक हो गया था और उसकी उदार नीति के कारण दिल्ली में ठगों और डाकुओं ने लूटपाट शुरू कर दी और विद्रोह शुरू कर दिए।
तब उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया जिसमें से उन ठग और डाकुओं में से एक व्यक्ति पकड़ा गया। उसने सारे भोए भेद खोल दिए। इस पर 1000 ठग गिरफ्तार किए गए। सुल्तान ने उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश देकर बंगाल भिजवा दिया, जहां उसकी आज्ञा अनुसार उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार उसने एक बार और अपनी दयालुता और कोमल हृदय को प्रकट किया। तीसरा, दरवेश सीदी मौला का वध। दरवेश सीदी मौला एक फकीर था और वह दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करना चाहता था। उसे पकड़कर सुल्तान के समक्ष लाया गया, तब वह सुल्तान से वाद विवाद करने लगा। इस पर सुल्तान को क्रोध आ गया और उसने सीदी मौला को हाथियों तले कुचलवा कर मरवा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम बार सुल्तान उदारता की नीति से हटते हुए और उसने दरवेश सीदी मौला को हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। वह पाकपट्टन अदोजन के दरवेश फरीदुद्दीन गजे शकर का अनुयायी था। कहते हैं उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में ज़बरदस्त आंधी आई और अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। हजारों लोगों के यमुना में डूबकर जान दे दी। चौथी उपलब्धि, रणथंभौर पर आक्रमण 1290। रणथंभौर अभियान का संचालन स्वयं सुल्तान ने किया। चौहान शासक ने कठोर प्रतिरोध किया तो फिरोज ने घेरा उठा लिया और दिल्ली लौट आया और अपना बचाव करते हुए कहा, उसने ये कहा कि मैं मुसलमान के सिर के प्रत्येक बाल को रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो से अधिक मूल्यवान समझता हूँ। पांचवी उपलब्धि, मंडावर पर आक्रमण 1292। यह पहले दिल्ली सुल्तान के अधीन रह चुका था मंडावर, किंतु राजपूतों ने पुनः इसको छीन लिया था और स्वतंत्र हो गए थे। 1292 में उस पर पुनः दिल्ली का अधिकार हो गया। फिरोज के शासनकाल में 2 और आक्रमण किए गए, किंतु उनका संचालन सुल्तान ने नहीं बल्कि उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये थे छठा मालवा पर आक्रमण और 7वां देवगिरी पर आक्रमण। मालवा पर आक्रमण 1292 में किया गया। मालवा पर आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी ने भीलसा का किला जीत लिया। यहाँ लूटपाट में उसे अपार दौलत मिली। यहीं पर उसने देवगिरी की संपन्नता की कहानियाँ सुनी और उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और मालवा विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को अवध की सूबेदारी भी मिल गई। कड़ा मानिकपुर का तो पहले से ही वह सूबेदार था। मालवा विजय के पश्चात उसे अवध की सूबेदारी भी मिल गई। 7वां देवगिरी पर आक्रमण 1294। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। देवगिरी से वह अपार धन लूट कर लाया, जिसमें सहस्रों पाउंड सोना, चांदी, मोती, रत्न एवं रेशमी कपड़े के थान थे। एक और घटना जो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय हुई, उसका यहाँ जिक्र करना अत्यंत ही आवश्यक है। वो थी नवीन मुसलमानों की घटना 1292। 1292 में हलागू के एक पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख मंगोल सेना ने पंजाब पर हमला बोल दिया और सुनम तक बढ़ गई। इस अवसर पर फिरोज ने तीव्रता से काम लिया और वेग से आक्रमणकारी के खिलाफ प्रस्थान कर मंगोलों को भारी पराजय दी। मंगोलों ने फिरोज से संधि कर ली और उसने उसकी सेनाओं को शांतिपूर्वक लौट जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। चंगेज़ के एक वंशज उल्गू ने फिरोज के यहाँ नौकरी कर ली और इस्लाम अंगीकार करके दिल्ली में ही रहने लगा। सुल्तान ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। वह तथा उसके अनुयायी नव मुसलमान के नाम से विख्यात हुए।
इसके पश्चात 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी। उसके ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक षड्यंत्र रचकर बेरहमी से अपने महान उपकारी चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हालांकि शासन तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही आने वाला था क्योंकि वो उसका दामाद और भतीजा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, खिलजी युवक बहुत ही जल्दबाजी में थे और वो जल्द से जल्द शासन पर अधिकार करना चाहते थे। इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की षड्यंत्रपूर्व हत्या करके 1296 में स्वयं गद्दी पर बैठ गया और 1316 तक वह शासन करता रहा। अब हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के चरित्र का मूल्यांकन। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को सामने रखा। अपनी उदार नीति द्वारा वह दरबार तथा राज्य के शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों और वर्गों को संतुष्ट रखना चाहता था। जलालुद्दीन ने हिंदू सामंतों के विरोध भी कई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं की। सुल्तान पर हम कायरता का आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि उसने सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमा की सफलतापूर्वक रक्षा की थी और मंगोलों को भयंकर पराजय देकर उन्हें संधि कर दिल्ली में शांतिपूर्वक बसने के लिए बाध्य किया था। जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने जनमत को प्रसन्न करने तथा मुसलमानों को जो तुर्क, गैर तुर्क तथा भारतीय वर्ग में विभाजित थे उनमें एकता तथा समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। सत्य तो यह है कि सुल्तान अतिशय उदार नहीं था, बल्कि विभिन्न प्रतिस्पर्धी दलों में संतुलन कायम रखना चाहता था। सामान्यतया देखा जाता है कि विभिन्न दल शासक से उदारता तथा निष्पक्षता के कारण अप्रसन्न रहते हैं। उसके शासन का इतिहास बताता है कि वह यह जानता था कि उसे कब कठोर होने की आवश्यकता है और कब नहीं। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया और उसने अपने राज्य के दौरान कई नवाचार किए और दक्षिण भारत को उसने जीत लिया। तो छात्रों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।